कोर कमेटी सदस्य, अखिल राज्य राजस्थान ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी महासंघ। एक बार आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि लोग बाग जुड़ जाए। और जो कल मेहनत की है, जो हमने भागादौड़ी की है, किससे क्या बात हुई है, आपके पक्ष में क्या बात हुई है, इन सारी बातें हैं जो ये आप सब तक, यानी आम ठेकाकर्मी तक ये बात पहुंच जाए कि भाई हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारा रास्ता सही है या नहीं है, अधिकारी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और कौन सी कंपनी बनने जा रही है, क्या है क्या नहीं है। जिन विभागों के पास में अभी लेटर नहीं आया है, उनके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक बार मेरी आप सबसे विनती है कि सभी ग्रुपों में आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। सिर्फ इतनी सी विनती है, ठीक है ना। और जब तक मैं एक बार मैसेज पढ़ देता हूं, लीलाधर धानका जी, अजीत शर्मा जी, मदन लाल जी, अरविंद मेहता जी, दीपक नागर जी, बलराम नागर जी, सरवर राम जी, मकसूद भाई, दन्ना मीणा, अजीत शर्मा, दन्ना मीणा, अजीत शर्मा, तेजकरण जी गुजर, बाबूलाल जी, RSRTC परहेरी, मदन लाल जी, जनवेद कोहली, बलविंदर सिंह, राहुल कुमार जी, अमित पूनिया जी, राजाराम गुप्ता जी। एक बार आप सबसे मेरी छोटी सी विनती है कि आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो, उस ग्रुप में आप इतना लिख दीजिए कि भाई लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो क्या है कि थोड़े और ज्यादा जुड़ जाएं, तो इससे हर ठेकाकर्मी तक अब हमारा मकसद क्या है, महासंघ का मकसद है हर ठेकाकर्मी को जगाना और हर ठेकाकर्मी तक सच्चाई पहुंचना। क्योंकि बगैर सच्चाई के आज हम 20-20 सालों से लड़ रहे हैं और आज भी हम पीछे हैं। सच्चाई से रूबरू होना ये हमारा मकसद है, सच्चाई तक पहुंचना हमारा मकसद है, हमारा काम करवाना मकसद है। और हमारे साथ में जो शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ना हमारा मकसद है। और हर ठेकाकर्मी को जगाना हमारा एक मेन मुख्य मकसद है। तो इसमें आप अपनी भागीदारी निभाएं। अपने ग्रुपों में एक बार लिख दीजिए कि भाई लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो 2-4 मिनट में 2-4 लोग और जुड़ जाएं तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जाहिर भाई साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो भी कल क्या क्या हमारे साथ में क्या घटना हुई है, क्या बात हुई है, अधिकारियों ने आपके लिए क्या कहा है, किन डिपार्टमेंटों की कौन सी सूचना भेजी है, किस सूचना में क्या कमी आ रही है, अधिकारी हमारी सूचनाएं क्यों नहीं भेज रहे हैं, सारी बातों का निचोड़ अपन इन आधे घंटे में करने वाले हैं। तो और थोड़े बहुत जुड़ जाए तो अच्छी बात है। आप जुड़े तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जनवित कोहली जी का एक मैसेज आया, उनसे ले लेते हैं हम सबसे पहले। आईसीटी आईसीटी कंप्यूटर लैब, जिन लोगों को सरकार ने हटा दिया, ठीक है ना, उनके बारे में हम शुरू से चर्चा करते हैं। आईसीटी की बात हमने सर्वप्रथम रखी है, ठीक है ना। पहले हर बार रखते आए हैं हम, जितनी बार सीएमओ गए हैं, सीएम आवास गए हैं, जिन अधिकारियों के पास गए हैं, नेताओं के पास गए हैं, आईसीटी की बात हमने प्रमुख मुद्दा हमने रखा है आईसीटी का, ठीक है ना। तो कल भी हमने आईसीटी की बात रखी थी, जो हटाए हुए हैं उनको लेने के लिए भी हमने रखा था। जुड़ चुके हमसे कुछ ही देर में। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद इलियास भाई, जय हिंद सभी तो साथियों, सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई साहब ये सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि
आज आपके पास भी बहुत फोन आए होंगे, मेरे पास भी आए होंगे। कल जैसे शाम 5:30 बजे हम फ्री हुए तो फोन आने शुरू हो गए। तो कल यही कहा था सबको कि जो भाई कल जो हमारी वार्ता हुई है उसके बारे में हम कल शाम को आकर या आज शाम को आकर सबको बता देंगे। तो जो कुछ कल हुआ हमारे साथ में सुबह से शाम तक, और जहां हमने भागादौड़ी की है, चाहे एम्बुलेंस 108 के लिए की है, चाहे आईसीटी के लिए की है, या 40 डिपार्टमेंट के पास लेटर नहीं गया है, उनकी जो हमारे साथ में के पाठक जी से चर्चा हुई है, पुरोहित जी से चर्चा हुई है, वो एक बार आप इन्हें संक्षिप्त से बता दीजिए। सभी साथियों जो राम राम बोल रहे हैं उनको राम राम, जो सलाम वालेकुम बोल रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। सभी साथियों को जय हिंद। और कल की जो हम लेकर के गए थे मुख्यमंत्री निवास, सचिवालय, जो भी जगह जिस भी जगह लेके गए थे, 108 वालों के लिए थी और उसके साथ सभी के लिए थी। 108 वालों के लिए कुछ इसलिए थी, 104, 108, 112 वालों के लिए कुछ इसलिए थी कि उनका अभी तक कोई आता पता ही नहीं है, इसलिए कुछ कुछ उनकी इंपॉर्टेंट ज्यादा थी और बाकी सभी के लिए थी। जब मैसेज मैंने छोड़ा था व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या दूसरी जो किसी सोशल मीडिया पर कि लोग कर्मचारी जो हैं संतुष्ट बहुत हैं कि हमारी सूचनाएं मंगवाने के लिए लेटर नहीं आए हैं डिपार्टमेंट में, या भेजी है तो नील भेजी है, जीरो भेजी है, या गलत भेजी है, या पर्याप्त भेजी है। तो सभी की भरमार थी, फोन मैसेज बहुत सारे थे और मैं भी लाइव आए, काफी लंबा टाइम हो गया, बिजी रहते हैं इस वजह से। तो ये समस्या और मांग लेकर के जाना तो था ही, टाइम टू टाइम जाना होता ही है। तो सभी की मांग लेकर के गए थे, जितने भी भाइयों को यहाँ से मैंने कहा था कि जिन जिन की समस्या है वो अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख कर भेजे। कोई एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका नाम लिख करके हमने मां मुख्यमंत्री निवास पर या सचिवालय स्थित प्रशासनिक अधिकारियों से हमने मांग नहीं रखी है या बात नहीं की है। सभी डिपार्टमेंट के नाम आए हैं, सभी के ऊपर बात हुई है। और मैं ये उचित समझता हूं कि जो लोग देख रहे हैं वो जो सवाल पूछते हैं मैं उसका जवाब दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात करते रहेंगे और जो जिनको सवाल पूछना है वो असंतुष्ट रहेंगे कि हमने कुछ पूछना था या हमें कुछ जानकारी चाहिए थी और वो हमें मिल नहीं पाई। तो इसलिए उचित ज्यादा ये रहेगा कि मैं इन्हीं के सवाल पढ़ता जाता हूँ और जवाब देता जाता हूँ। इलियास भाई जी देखो, इसमें वीसी इंजीनियर लगे हुए हैं हर जिले में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्राइवेट कंपनी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इसके लिए हमने बकायदा लिख करके डिमांड भेजी है, मांग की है कि इसके सूचना मंगवाने से संबंधित कोई लेटर, कोई आदेश का कोई अता पता नहीं है, कोई भी जारी नहीं हुआ है। मैं बता दूं आपको, आप जब हमारा लेटर देखेंगे उसके अंदर जब डिपार्टमेंट के नाम पढ़ेंगे, सुबह 9 बजे तक भी जिन डिपार्टमेंट के नाम आए हैं नए, उनको मैंने और इलियास भाई ने और हम सब साथियों ने उसको ऐड किया है। उसके बाद जब हम सचिवालय गए 2 बजे तक भी जो नए डिपार्टमेंट आए कि हम हमारे कोई सूचना नहीं है, हमारी समस्या है, हमारी मांग है, उनको भी हमने ऐड किया। आप पेपर में लेटर हेड में देखेंगे कि नाथ से नाम लिखे हुए हैं डिपार्टमेंट के, हमने उस तक को भी ऐड किया है, किसी को छोड़ा नहीं है, हर डिपार्टमेंट की वहां बात की है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की हमने बात की है और उसको ऐड भी किया लेटर हेड पे। जहीर भाई अब कब तक लागू होगी? मुकेश कुमार चेजारा, देखो सही दिशा के अंदर मेहनत करते हुए और ईमानदारी से मेहनत करना अपना कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है। और उसके बाद जो रिजल्ट है, जो परिणाम आएंगे इन सब चीजों के, उसकी परवाह कभी कभी ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। हम जो कर सकते हैं वो हमें अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि जो मेहनत कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, सही दिशा में करें, गलत दिशा में ना करें, वो हम कर रहे हैं। और जो इसका परिणाम आएगा, मैं मानता हूं कि जो सही दिशा में और अच्छी से मेहनत करेंगे तो सही परिणाम आएंगे। अभी मुझे लगता है कि पिछला आरएलडीसी शायद सरकार ने लगभग रद्द कर दिया है, तो कोई बात नहीं, मगर नया शुरू किया है तो उसकी जल्दी जल्दी काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक चल रहा है। बजट में घोषणा हुई, बजट में घोषणा के बाद उसको सूचनाओं के लिए भी जल्दी ही मांग ली गई है सूचनाएं, और सूचनाओं के बाद भी जब कैबिनेट, इसके दौरान कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक में भी इसको अधिकारियों को बाउंड किया गया है कि 20 जून तक इस बारे में जो बजट की घोषणाएं हुई हैं इनके बारे में 20 तारीख तक, 20 जून तक इस आरएलडीसी के बारे में आपको जवाब भी देना है कि आपने कितना काम किया। तो मुझे लग रहा है ठीक गति से काम चल रहा है। अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो ठीक परिणाम भी मुझे लग रहा है ठीक मिल रहे हैं। विद्युत विभाग में सूचना नहीं भेजी जा रही है लेटर आने के बाद भी। देखो विद्युत विभाग हो,
जलदाय, चिकित्सा, कृषि, कुछ भी विभाग हो, अभी इसके अंदर आप अच्छे से भली-भांति परिचित है कि 20-20 साल से ठेका प्रथा चली आ रही है और इससे किन-किन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। प्राइवेट फर्म है, उनके इससे हित जुड़े हुए हैं, कुछ और लोग भी होंगे महकमे में जिनके इससे हित जुड़े होंगे। तो जिन लोगों के इससे हित जुड़े हुए हैं, जो इससे फायदा उठा रहे हैं, वो तो इसको कहीं न कहीं अटकाने की कोशिश करेंगे। और शब्दों का फेर होता है। देखो, मैं पिछली बार इसी गवर्नमेंट के अंदर अभी कुछ 8 महीने पहले, 9 महीने पहले चिकित्सा विभाग की सूचनाएं मांगी गई थी आरएलडीसी के बारे में। आरएलडीसी के तहत चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की सूचनाएं मांगी गई थी। तब ये बोर्ड, जो ये संस्था है, ये एआर विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन बन रहा था। मैं इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा आश्वस्त हूं, क्योंकि तब भी हमारी चिकित्सा विभाग की, हमारे ही अस्पताल की सबसे पहले मांगी गई थी और हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा था और परेशानियां उठा करके पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार के अंदर हमारी सही से और कंप्लीट सूचना भेजी गई थी। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। हमने वहां के जो हमारे अधिकारी हैं, अधीक्षक महोदय, डिप्टी सुपरिटेंडेंट महोदय, इन सबसे हमने मीटिंग की, बाकायदा सारी फर्मों को बुलाया गया, हम सामने बैठे हैं, संगठन, हमारा संगठन सामने बैठा है, आपस में बैठ करके उसको किस तरीके से सूचनाएं भेजनी है, उनके ठेका फर्मों के ना सहमत नहीं होने के बावजूद भी हमने उनको तरीके से 52 कॉलम भरना बताया है कि कैसे भरने, और ये सब करने के बाद और अखबारों में डलवाने के बाद जो 3 बार में हमारी सूचनाएं जा पाई थी, मैं संघर्ष से गुजरा हूं, तो इसलिए मैं आश्वस्त हूं। तब भी यही इसका नतीजा इसका ये रास्ता निकला था कि अगर आनाकानी की जाएगी या कुछ की जाएगी तो एक लिमिट समय तक वो कर सकते हैं। उसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को गंभीरता से सूचनाएं मंगानी है, जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को सब करवाना आता है। 1-2 सस्पेंड होंगे तो अपने आप सब सही सूचनाएं भेज दी जाएंगी और ये सब उनको अच्छे से आता है करना। ये मेरी बात जब प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन आरएलडीसी बन रही थी, तब भी मेरी बात हो चुकी थी। आरएस अधिकारी महोदय थे, उनसे भी अच्छे से कई बार हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं बार-बार अपनी समस्या लेकर के जाता था तो बोलते थे तुम परेशान मत हो और हमें अच्छी तरीके से सूचना मंगवाना आता है। हम देख रहे हैं कि ये कैसी सूचनाएं आ रही हैं, और जब हमें लगेगा कि ये पर्याप्त है या सही नहीं है और हमें सही है और अब टाइम भी पूरा हो चुका है, तो हमें को मंगवानी आती है, हम अच्छे से मंगवा लेंगे। 1-2 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड होंगे तो ये काम एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाएगा। विद्युत विभाग वालों का लेटर नहीं आया है पूरे राजस्थान में। विद्युत देखो सर, हमारे सुरक्षा गार्ड की कोई सूचना नहीं मांगी। ग्राम पंचायत सुरक्षा गार्ड आपको सैल्यूट करता है। सैल्यूट तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमें सहयोग की जरूरत है। संगठन को, ये संगठन मेरा नहीं है, ये संगठन इलियास भाई का नहीं है। हमने एकजुट होकर के सभी विभागों को, कम से कम अभी भी 28 से 30 विभाग साथ होंगे, लेकिन हमने इस संगठन को बनाया है आप सबके हित के लिए। आपके हितों को सरकार के सामने हम एकजुट होकर रख सकें, सरकार देखे कि ये सभी लोग एकजुट है और एक सुर के अंदर अपनी मांग के लिए प्रयासरत है। सरकार के सामने हमारी छवि अच्छी बने कि हम एकजुट हैं और अपनी मांग को लेकर के मजबूती से खड़े हुए हैं। ये संगठन और ये महासंघ इसलिए बनाया गया है, इसमें मेरी कोई छाप नहीं है, इलियास भाई की, किसी भी कोर कमेटी सदस्य की या किसी भी की भी कोई छाप नहीं है। इसलिए हमने इसमें अध्यक्ष नहीं रखा, क्योंकि अध्यक्ष रखने का मतलब फिर एक हो जाता है कि सभी अपने आप में धुरंधर है। एक आदमी को अगर अध्यक्ष मान के चले तो वो सभी अपने अपने विभागों के धुरंधर है। भविष्य में हम इसके अंदर अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे, चुनाव भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। लेकिन आशा करता हूं कि जल्दी जो है ये अखिल राजस्थान ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ, जल्दी ही हमारे माथे पर से ठेका कर्मचारी होने का कलंक धुल जाएगा। ठेका कर्मचारी होना कोई कलंक नहीं था, लेकिन प्रशासन और जो फर्म, ठेका फर्म है, इन्होंने मिल करके जो इसके अंदर शोषण किया है और जो इसको, इस व्यवस्था को जिस कदर बिगाड़ा है, वो एक कलंक बना के छोड़ दिया। इसलिए हम इसको कलंक कह रहे हैं। और ये जैसे ही ये ठेका प्रथा समाप्त होगी तो आप समझते हैं कि ये महासंघ का टाइटल अपने आप चेंज हो जाएगा, इसमें ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाएगा, फिर इसका टाइटल कुछ और होगा। तो मेरे खैर, मैं दूसरी दिशा में आपको समझा रहा हूं, मगर मैं इसलिए समझा रहा हूं कि संगठन को, हमें, मुझे, इलियास भाई को या हमारे और जो जितने भी नाम इन्हीं के ज्यादा हमारे आ जाते हैं, बाकी सभी को हमें जरूरत है, तो आपके सहयोग की जरूरत है। कोई भी संगठन होता है उसके ऊपर जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने घुमाए और जादू की छड़ी घुमा करके कोई भी आपका काम करवा दे। हमारी ताकत कर्मचारी होते हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम मजबूत हैं, और अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े, कोई सहयोग नहीं करते, हमारे मांगों को समर्थन नहीं करते, हमारे समस्याओं को मिलकर के साथ खड़े होकर नहीं उठाते, तो संगठन संगठन नहीं होता है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, हमेशा है। विद्युत विभाग में सूचना अधिकारी
नहीं भेजी जा रही है। भाई साहब देखो, मैं आपको एक जवाब दे दूं, ये इंपॉर्टेंट है जवाब, सुनो इसको, कि कोई भी सूचना मांगी गई है, कार्मिक विभाग डीओपी, कार्मिक विभाग जो है जिसके अंदर सरकारी संस्था जिसके अधीन गठित की जानी है, ये कार्मिक विभाग इतना फ्री कोई विभाग नहीं है जिसके पास कोई बहुत कम काम है और उसको सिर्फ एक ये आरएलएसटीसी बनाने का काम, सरकारी संस्था बनाने का काम दिया, तो बस उसके पास यही काम है और कोई काम नहीं है। कार्मिक विभाग प्रदेश के समस्त सरकारी राजकीय विभागों के जो कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी, उनका सबका व्यवस्था को देखने वाला, उनके सबके व्यवस्था को संभालने वाला विभाग है। इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, मगर उसके साथ साथ ही इनको ये सरकारी संस्था बनाने के भी काम दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये कोई प्रत्येक जैसे कि विद्युत विभाग है तो प्रसारण है, निगम है, मैं तो विद्युत का कम समझता हूं, लेकिन मान लो विद्युत के जो भी 4 कैटेगरी के अंदर अलग अलग ऑफिस है जो उनके वो भी हैं, या चिकित्सा के अंदर चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग है, कृषि के अंदर कृषि विपणन बोर्ड है, कृषि विपणन विभाग है। ऐसे कोई प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक बिल्डिंग में कोई प्रत्येक नोडल ऑफिसर के, प्रत्येक इंचार्ज के पास कोई कार्मिक विभाग इतना टाइम नहीं है कि वो मेल या आदेश हार्ड कॉपी भेज करके सूचनाएं मंगवाए, ऐसा उनके पास नहीं है। ये प्रक्रिया इस तरीके से चल रही है कि कार्मिक विभाग बाकी जो सेक्रेटरी हैं, जो बाकी सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव हैं, अपने अपने विभागों के, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, कृषि विभाग है, इनके सबके जो आईएएस हैं, आरएस हैं, आईएएस हैं, उनके मुखिया जो है इन विभागों के, कार्मिक विभाग द्वारा उनको लेटर जारी किए गए हैं कि आप अपने विभाग के मुखिया हैं और ये जो सूचनाएं प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों की हमें सरकारी संस्था के लिए चाहिए, ये अब कृपया आप अपने विभाग से मंगवा करके तय समय के अंदर हमें भेजें। अब वो चैन ऐसे चलेगी कि कार्मिक विभाग मान लीजिए चिकित्सा विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नीचे अपने उनसे नीचे अंडर में जो होंगे वो आरएस को आदेश करेंगे, आरएस जो है नीचे शायद पीएमओ को आदेश करेंगे, पीएमओ नीचे सीएमएचओ को आदेश करेंगे, सीएमएचओ वो उनसे नीचे जो अपने इंचार्ज होंगे, हर सीएचसी पे पीएससी के ऊपर इंचार्ज होंगे उनको आदेश करेंगे। तो ये चेन वाइज जो है नीचे से इंचार्ज, फिर सीएमएचओ, सीएमएचओ से पीएमओ, पीएमओ से पीएमओ से जो उनके ऊपर निदेशक है उनको, निदेशक से ऊपर जो भी है, वो अंत में जो सूचना इसे चैन वाइज, कड़ी वाइज जो है वो अपने विभागों तक, मेन जो कार्मिक विभाग तक पहुंच रही है वहां तक पहुंचेगी। अभी विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग में एमडी है, उसके नीचे सीएमडी है, सीएमडी के नीचे जेएनएन होंगे, जेएनएन के नीचे आपके लोकल जो छोटे से छोटा गांव ढाणी है वहां जो ऑफिस होगा उसके इंचार्ज होंगे। तो ये सूचना उस तरीके से इंजीनियर जेएनएन से होते हुए, सीएमडी को होते हुए, एमडी को होते हुए कार्मिक विभाग पहुंचेगी। तो इस तरीके से जो चैन बन रही है वो सूचना ऐसे, अब किस स्तर पर आदेश जारी किए गए हैं, टोटल 81 विभागों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और हम पिछली बार जब सचिवालय गए थे उस टाइम उसके अगले दो दिन के अंदर अंदर वो जो है आदेश कार्मिक विभाग द्वारा सभी सूचनाएं मंगवाने के आदेश जारी कर दिए गए थे और 81 टोटल हमें बताई गई है संख्या विभागों की जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। अब ये किस स्तर पर आपकी सूचनाएं अटकी हैं ये देखने का विषय है। आपके विद्युत विभाग में हम महासंघ से हम संभालते हैं पूरे सभी विभागों को, ऐसी बात नहीं है। आपने जो जो विभाग में अपनी समस्या और मांगे लिखकर भेजी, हमने बकायदा उसको उस बारे में सभी विभागों के बारे में बात की है। और चाहे वो 108 हो, आईसीटी वाले हों, चाहे विद्युत विभाग वाले हों, चाहे पंचायती राज सुरक्षा गार्ड हो, चाहे दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमने हर विभाग का नाम लेकर के वहां बात की है। मगर कुछ आपके जो लोकल विद्युत विभाग के स्थानीय संगठन होंगे, कुछ गांव स्तर पे होंगे, कुछ जिला स्तर पे होंगे, कुछ और उससे बड़े स्तर पे होंगे, वो कृपया नजर बनाए रखें अपने अपने विभागों में कि ये जो चेन चली है, ये जो सूचनाएं भिजवाने की, आदेश कहाँ अटके हुए हैं और सूचनाएं कहाँ अटकी हुई हैं जो कि आपको प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि हमने कल फिर अच्छे से श्रीमान विकास राज पुरोहित मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकारी ओएसडी हैं जो मुख्यमंत्री निवास पे आजकल जनसुनवाई करते हैं, और हमने वहां भी आपकी मांग को मजबूती से रखा है। वहां से मार्क करके आपके जो संबंधित लेटर हैं वो के पाठक सर को कार्मिक विभाग को रेफर कर दिए गए थे उसी वक्त हमारे सामने मार्क करके, और उसके बाद हम खुद वो मार्क करके वो लेटर पहुंचता, उसी के साथ साथ हम हमारा दूसरा जो लेटर के पाठक साहब के पास हम लेकर के अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे। और उनके साथ जो नरेंद्र बंसल हैं उन्हीं के अंडर में जो है सर है, उन जो लेटर जारी करते हैं उनके वहां भी मिले हैं हम, उनके नीचे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी मिले हम, तो कार्मिक विभाग के अंदर। तो आपकी सबकी मांगों को हमने मजबूती से रखा है, लेकिन ये चेन वाइज जो ये सूचनाएं आदेश जो जारी हुए हैं, ये चेन वाइज जो नीचे गए हैं, तो किस स्तर पे आपके ऑर्डर अटके हैं कहीं, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में सारे काम नहीं होते हैं, और सूचनाएं एकत्रित करना और सूचनाएं भिजवाना और मंगवाना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ये ठेका प्रथा है और इसमें ये सारा काम प्राइवेट फर्मों को दिया हुआ है। जैसे कि मेरे चिकित्सा विभाग के अंदर
अकेले सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 4000 कर्मचारी हैं, एक छत के अंदर, एक अस्पताल के अंदर 4000 कर्मचारी हैं। अब इन 4000 की सूचना सारी तो सरकारी अस्पताल के जो प्रशासन होता है उसको होती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये तो सारी सूचना अगर वास्तव में कंप्लीट होगी तो ठेका फर्म के पास होगी। अब ठेका फर्म से सूचना निकलवाना, उनसे इतनी मेहनत करवाना, उनको लेकर के फिर विभाग को भेजना, ये थोड़ा सा मुश्किल होना नहीं चाहिए मुश्किल, लेकिन क्योंकि ठेका फर्म है तो ठेका फर्म है, आप सभी समझते हैं, तो वो उनसे सूचनाएं मंगवाना और कंप्लीट मंगवाना, तरीके से पर्याप्त सूचनाएं मंगवाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ये एक बार में नहीं हो पा रहा भी है तो कोई बात नहीं है, हमने मजबूती से आपकी मांग रखी है, दोबारा रिमाइंडर आएंगे, जब तक की सूचना सही तरीके से नहीं भेजी जाएगी तब तक की रिमाइंडर और लेटर आपके ऑर्डर जारी होते रहेंगे, जब तक विभाग से आपकी सूचना नहीं जाएगी। मैं खुद आपसे वादा करता हूं कि जब तक ये सरकारी संस्था नहीं बनेगी, जब तक कि प्रत्येक ठेका कर्मचारी जो वाजिब काम करता आ रहा है लंबे समय से और नियमों के अधीन है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे हैं, एक भी ठेका कर्मी इससे बाहर नहीं रहेगा, इससे वंचित नहीं रहेगा। जब ये सरकारी संस्था जब तक बनेगी, प्रत्येक ठेका कर्मचारी की सूचनाएं जाएंगी और प्रत्येक ठेका कर्मचारी को इसके माध्यम से नियुक्ति मिलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूं, कहीं कोई वंचित नहीं रहेगा, इससे कोई इससे अछूता नहीं रहेगा। हम आज भी आपके साथ हैं, आपकी मांग लेकर के आपकी बात को सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं, और जब तक कि प्रत्येक कर्मचारी इसके अंदर शामिल नहीं हो जाता, इसके अंदर उसको ज्वाइन नहीं कर लेता है इस सरकारी संस्था को, तब तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इसको पूरा करके ही यहाँ से दम लेंगे हम। आईसीटी कंप्यूटर निदेशालय, राम राम, बताओ इलियास भाई, आप बताओ एक बार। थोड़ी सी एक बार इन आईसीटी वालों को भी जो हमारी फिरोज से बात हुई है उनके बारे में बता दीजिए, और जो गायत्री मैडम जी से उनसे बात हुई थी 108 के बारे में, वो भी थोड़ा सा इनको एक बार बता दीजिए। मैं बताता हूं, देखो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम मैसेज में लिख के नहीं डालते, मेरी आदत है, मैं जो भी बात अधिकारी मुंह से बोलते हैं मैं वही वर्ड लिख करके मैसेज में टाइप करके डाल देता हूं, ताकि सबको सूचना मिल जाए कि क्या हुआ है। बाकी मेरे फोन में बैटरी कम है, अगर मैं गायब हो जाऊं यहाँ से तो समझ लेना स्विच ऑफ हो गया, बैटरी खत्म हो गई, लेकिन जब तक है, जब तक मैं बताता हूँ। देखो विद्युत विभाग आईसीटी का मैं बताता हूँ, आईसीटी के प्रतिनिधि जो है हमारे साथ शामिल हुए थे, लेटर हेड में महासंघ के आईसीटी हमेशा से साथ है हमारे, रामकरण जी दहिया हैं, दूसरे और भी लोग हैं हमारे साथ लेटर हेड में, हमारे प्रतिनिधि बन करके हमारे साथ हैं वो। आपके आईसीटी वालों की मांग महासंघ के लेटर हेड पे हमेशा से, जब से हमने महासंघ को बनाया है और मांगे रखी है, तो 11 सूत्री मांग पत्र में 5वें नंबर पर हमेशा आईसीटी की मांग चलती है, आप इसको पढ़ करके देखना, प्रत्येक आईसीटी अनुदेशक। कल भी आपकी आईसीटी अनुदेशक की दो तरह की मांगे थी, एक तो जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जो आईसीटी अनुदेशक ठेका फर्म के माध्यम से एक नियमित बन चुके हैं, एक अभी भी ठेका फर्म के माध्यम से अनुबंध पर काम कर रहे हैं। अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उनकी समस्या ये थी कि हमारी सूचनाएं, हमारे काम करते रहने के बावजूद हमारा ऑर्डर नहीं आया है, आदेश जारी नहीं हुआ है हमारी सूचना मंगवाने के। पहली समस्या ये थी, ये भी हमने मुख्यमंत्री निवास और सचिवालय में दोनों जगह मजबूती से रखी इस मांग को कि जो काम कर रहे हैं उनकी सूचनाएं मंगवाई जाए, ये विभाग आईसीटी कंप्यूटर अनुदेशक इनका पद का नाम है। और दूसरा वो जो कि 2023 में शायद नौकरी से हटा दिए गए थे, 800 कुछ लोग करीब हटा दिए गए थे, उसके लिए हमने श्रीमान विकास राजपुरोहित जो ओएसडी है, विशेष अधिकारी है, उनसे हमने बकायदा, आपके प्रतिनिधि राम कुमार रावत जी हमारे साथ थे जो कोटपुतली से हैं, और एक दूसरे उनके साथी भाई भी थे, बकायदा उनके सामने वो भी थे साथ में, उन्होंने भी मजबूती से मांग रखी है। और राजपुरोहित जी ने ये कहा है कि मांग ये रखी गई थी कि 900 कुछ पद आईसीटी अनुदेशक के सरकार के प्लानिंग है कि वो भर्ती निकाली जाएगी, 937 शायद ऐसे कुछ पदों की भर्ती आईसीटी कंप्यूटर अनुदेशक की निकाली जाएगी। और आप जो नौकरी से हटाए गए कंप्यूटर अनुदेशक है 2023 के 837 ऐसे कुछ करीब 859 है, 859 कंप्यूटर अनुदेशक है, वो हटाए हुए अभी 2 साल से करीब वंचित है नौकरी से। हमने मांग रखी कि अगर ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकलती है नियमित के लिए या अनुबंध के ऊपर, संविदा के ऊपर, जैसे भी ये निकले, तो जो लोग 7-7 8-8 9-9 साल से, 1 साल से, 2 साल से पहले से जो लोग काम कर रहे थे, जो हट गए हैं, पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, चाहे ये भर्ती नियमित की निकले, चाहे संविदा की, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की, तो पहले प्राथमिकता उनको। अब जो हमारे साथ राम कुमार रावत थे, मैंने उनका एक्सपीरियंस लेटर चेक किया था, 5 साल का एक था, 2 साल या 1 साल का एक था, कम से कम 6-7 साल का उनका एक्सपीरियंस था। तो हमने बात की कि ये इसके अंदर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्रीमान विकास राजपुरोहित जी ने उस पर हामी भरी थी कि ये पद निकाले जाएंगे, और इस पर प्राथमिकता मिलना भी संभव नहीं है, संभव है, प्राथमिकता मिलना संभव है इसमें, और बहुत कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है।
आप अपने विभाग के मंत्री जी के संपर्क में रहें, आप उनसे मिलें और ये मांग जो है आप अपने विभाग के मंत्री जी से भी जाकर उनके सामने रखें। तो ये उन्होंने मामला रेफर किया है कल के विभाग के जो मंत्री जी यहाँ एसआईटी कंप्यूटर अनुदेशक के, उनसे भी मिले, उनके सामने भी ये मांग रखें और उनके संज्ञान में रखें ये मामला, ताकि जब भर्ती निकले तो आप लोगों का कुछ मर्ज किए करने का उसमें किया जा सके। ये भी एक आपका रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये भी है कि जो ये सरकारी संस्था बन रही है इसके अंदर, ये जो सरकारी संस्था बन रही है इसके अंदर आपको किसी ना किसी तरीके से कहीं भी आपको मर्ज कर दिया जाए तो आप बेरोजगार ना रहे। 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल आपका एक्सपीरियंस है। तो आईसीटी कंप्यूटर निदेशक का कल ये अपडेट है, कल ये रहा। विद्युत विभाग का मैं बता चुका हूँ। इलियास भाई, आप मैसेज पढ़ रहे होंगे, कौन ज्यादा क्या पूछ रहा है मुझे बता दो, जो बता दें अपने। एम्बुलेंस 108 के बारे में, और जो 30 नहीं शुभम कुमार जी, 20 जून को होगी कैबिनेट की बैठक, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा। 108, पहले 104 108 और 104 को ले ले भाई साहब। 108, 104 और साथ में 112 भी। और 108, 104 के लिए पहले हमने मुख्यमंत्री निवास बात की, उसके बाद हमने श्रीमान के पाठक साहब से बात की कि बाकी सबका तो ठीक है, कुछ विभाग, काफी सारे विभागों में ऑर्डर जारी भी हुए, मिल भी गए हैं, काफी जगह गोपनीय भी होंगे, बताए नहीं जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है सभी विभाग के सभी अधिकारी जो है कर्मचारियों को या संगठनों को ये बताएं। भी भेज दी जाए, घर भेजा जाए, पर्याप्त भेजी जाए, मगर ऑर्डर जारी हुए हैं और ऑर्डर पहुंचे भी हैं। वो साहब इस विभाग का पता नहीं है कि कोई लेटर जारी किया भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास ने हमें रेफर किया, विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसलिए उनके पीए साहब से मिले थे, उनसे अच्छे से बात हुई थी पीए साहब से। पीए साहब से बात करने के बाद हम उन्हीं के उनसे साथ के अधिकारी प्रीति माथुर मैडम किस पद पर थी? सेक्रेटरी हैं, शायद सेक्रेटरी है। प्रीति माथुर मैडम के ऑफिस में गए, प्रीति माथुर मैडम से इस बारे में पूरी बात की कि मैडम इस विभाग का कोई 108, 104 के और इस ऑर्डर का कोई अता पता नहीं है, आप कृपया इसके बारे में संज्ञान लें और इसके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। वहां से फिर हमें रेफर किया गया डायरेक्टरेट, ये सब तो सचिवालय में चल रहा था, ये सचिवालय बैठते हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट रेफर किया गया स्वास्थ्य भवन के अंदर। वहां हमने जाकर के वहां फिर एक अधिकारी महोदय से बात की, वहां से फिर हमें भारती दीक्षित मैडम है जो एमडी है शायद, भारती दीक्षित मैडम के वहां रेफर किया गया। भारती दीक्षित मैडम के ऑफिस में हम फिर मिल करके, और ऐसे कल कम से कम 4 से 5 अधिकारी 108, 104 एम्बुलेंस वालों के 4 से 5 अधिकारियों से हम मिले हैं। कहीं एक थोड़ी बहुत बात आई थी कि वो वेंडर्स हैं, उनकी सूचनाएं, थोड़ा सा मुझे शक है कि इसके बारे में हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हमने मांग मजबूती से रख दी है 108, 104 की, और कंफ्यूजिंग में तो नहीं है विभाग। 108, 104 स्वास्थ्य विभाग डायरेक्टरेट से कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है, क्योंकि वो एक अधिकारी महोदय या कर्मचारी महोदय थे, कह रहे थे ये वेंडर्स हैं 108, 104 वाले, ये वेंडर है, ऐसा कुछ टालम टाली किसी बात कर रहे थे। तो लेकिन हालांकि हमने सभी स्तर पे 108, 104 की मजबूती से मांग रखी है। हो सकता है हो चुका हो, नहीं भी जारी हुआ है तो जल्दी ही जारी हो जाएगा, और आपके हाथ में भी होगा, हमारे सामने भी होगा। इन्हीं ग्रुपों में आपको 108, 104 का लेटर मिलेगा और 112 का भी लेटर मिलेगा। लेटर सभी के मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 81 विभागों को लेटर जारी किए जा चुके हैं। कभी कुछ गोपनीय होते हैं अधिकारी, कई अधिकारी इन सारी प्रक्रियाओं को गोपनीय रखना चाहते हैं, कुछ होते हैं वो कर्मचारी हितैषी होते हैं तो उनको बता भी देते हैं। बाकी बहुत सारे अधिकारियों ने इसको गोपनीय रखा होगा तो नहीं बताया होगा। बाकी लेटर सभी के जारी हो चुके हैं, नहीं भी हुए हैं तो कल हमने फिर मजबूती से मांग रखी है, जो विभाग रह गए हैं उनकी फिर से लेटर रिमाइंडर जारी कर दिए जाएंगे। और जो सूचनाएं अपर्याप्त आ रही है इसके लिए के पाठक साहब ने साफ कह दिया है कि हम इसका रास्ता जल्दी निकाल लेंगे। ये एक इशारों में कहने की बात होती है, आप खुद समझ जाइए कि वो क्या कहना चाहते थे। उन्होंने कह दिया है कि हमें
सूचनाएं लेने के लिए जो रास्ता निकालना है हम निकाल लेंगे, जल्दी निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो। सूचनाएं सभी की ली जाएंगी। भाई साहब, एक और जो के पाठक जी ने कही थी हमारे सामने बात के, जो आगामी टाइम में सीएम के साथ में मीटिंग है और ये सूचनाएं देंगे, और जो कमेटी गठित की है उनके बारे में थोड़ा सा इनको बता दीजिए तो सही रहेगा, कि इनके बातें भी तो दिलों में शांति मिल जाएगी कि ये चीज हो रहा है। देखो, बात मैंने तो लेटर मैंने मैसेज डाल के भेजा था ताकि सबको संतुष्टि मिल जाए कि कुछ तो बात हुई है, तो मैंने तो लिख के भेजा था, लेकिन बातें तो सभी स्तरों पे काफी सारी हुई थी। मुझे तो याद भी नहीं रहती कितनी बातें हुई, कुछ आपको याद होगी, कुछ मेरे को होगी, और कुछ हमारे जो और प्रतिनिधिमंडल में साथी थे उनको याद होगी कि क्या क्या बातें हुई। सारी तो आजकल याद भी नहीं रहती है, क्योंकि बातें बहुत सारी होती है यार, कई मुद्दों पे कई सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी जो याद है वो मैं बता देता हूँ। अगली कैबिनेट बैठक चाहे आज हो, कल हो, चाहे अगले महीने जो महीना आ रहा है इसमें हो, जल्दी किसी भी दिन हो, 20 जून बाउंड किया गया है। 20 जून को इस सरकारी संस्था के बारे में जो काम सौंपा गया अधिकारियों को, वो उस पर जवाब भी लिया जाएगा। तो ये समझ लो कि 20 जून किसी भी दिन जो कैबिनेट बैठक होगी। मैंने ये सवाल के पाठक सर से नहीं पूछा था कि सर, हालांकि मैंने ये पूछा था कि सर अब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए इसका भेज दिया गया है इसको सरकारी संस्था को, या अब भेजा जाएगा। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था, बोले हाँ तैयारी है हमारी, रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे। और मैंने कैबिनेट का पता नहीं पूछा भी था कि नहीं, उन्होंने खुद ने बता दिया था कि कैबिनेट बैठक के लिए इसको भेजने के लिए हमारी तैयारी पूरी है, हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब कैबिनेट बैठक का इंतजार है कि कैबिनेट बैठक के अंदर इसको किस दिन कैबिनेट बैठक हो और किस दिन इसको रखा जाएगा। कार्मिक विभाग की सर की तैयारी पूरी है फाइल की कि कैबिनेट में ये जाए। अब देखो, हो सकता है चली भी जाती, लेकिन देश और प्रदेश के जो हालात थे, जो आपको पता है कि जो हमले हुए, उसके बाद उसकी वजह से देश में जो हालात थे, तो हो सकता है ये टल गई हो किसी वजह से फाइल, वरना हो सकता है कैबिनेट बैठक जो पिछली हुई है उसके अंदर भी ये जा सकती थी। और दूसरी, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो मैं जब खुद में लाइव आता था पहले, जब कुछ 6-8 महीने पहले मैं अपने खुद के चैनल से लाइव आता था, मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा चुका था कि किस किस प्रक्रिया से गुजरेगा। वो 2 लाइन फिर बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को ये रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाएगा। सीए हायर करने होते हैं। सीए जो पहले हायर किए थे, जो पिछले आरएलडीसी बोर्ड में जो सीए हायर किए थे, जो शायद कंपनी हायर की थी, वही कंपनी इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आगे भेजेगी। सीए वो जो पहले हायर किए थे वो ही सीए। मैंने पूछा था ये सवाल कि ये सीए हायर कर लिए गए हैं या सीए हायर अब किए जाएंगे, तो क्योंकि ये समझना भी होता है कि प्रक्रिया जिस जिस चरणों से, जिस जिन स्टेप से गुजरेगी इसको रजिस्टर्ड करने की का संस्था को, कोई भी संस्था है रजिस्टर्ड जरूरी है, ये इसकी प्रक्रिया है। तो ये मुझे ध्यान था कि किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसलिए मैंने उनसे सवाल किए थे। तो सीए हायर हो चुके हैं, कैबिनेट में फाइल जाने के लिए तैयार है। सीए पहले वाले ही हैं जो पहले हायर हुए थे आरएलडीसी के लिए, वही सीए है, वो इसको दोबारा से इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे। नाम में संशोधन आपत्ति जो होगी वो क्लियर हो जाएगी, वहां से नाम को रिजर्वेशन मिल जाएगा। नाम को रिजर्वेशन मिलना रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कभी कुछ टाइम पहले कुछ कर्मचारियों ने या कुछ समझदार भाइयों ने, कुछ संगठन के मुखिया होंगे या जो भी, उन्होंने सवाल किए थे कि अब कोई जवाब दे कि रजिस्ट्रेशन जब हो गया था आरएलडीसी का, तो अब रद्द कैसे हो गया। मैं कह रहा हूं, नाम का रिजर्वेशन होना और संस्था का रजिस्टर्ड होना, इन दोनों में फर्क है। नाम का रिजर्वेशन यानी नाम को आरक्षण, यानी कि जो नाम आपने टाइटल भेजा है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को, उसको स्वीकृति मिली है कि नहीं, आप किस संबंध में ये संस्था बना रहे हैं, ये किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, क्या काम करेंगे, उस पर नाम वो जो नियमों के अंदर आता है कि नहीं, उसको रिजर्वेशन, उसको आरक्षण दिया जाता है, उसको मंजूरी मिलती है, उसको स्वीकृति मिलती है। ये नाम का रिजर्वेशन होता है। और ये सिर्फ एक स्टेज होता है, पहला स्टेज होता है। और बाकी स्टेज जो किसी इस संस्था को जो रजिस्टर्ड करने की, वो 5-6 चरणों से गुजरती है। तो पूरा 5-6 चरणों से गुजरना होता है, वो रजिस्ट्रेशन होता है। और जो रिजर्वेशन होता है वो नाम का होता है। तो वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था आरएलडीसी, वो 2 ही चरणों में आया था। पहला रिजर्वेशन नाम का वो हो गया था, दूसरा डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी, दूसरी स्टेज। वो डायरेक्टर की नियुक्ति अटक गई। फाइल जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय के पास गई, तो वहां वो फाइल रुक गई, और उसके बाद उसको वही रोक करके ये नई संस्था की घोषणा कर दी गई। ये प्रक्रिया है। आने वाले टाइम में फिर हम समझेंगे इसको। ये क्या है, ये 1962 एमवीयू है या नहीं सर? अब ये 1962 एमवीयू का मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता दो तो पता पड़े। एक तो मोटी मोटी बात ये समझ लो
बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की बिंदु संख्या 97 के पैराग्राफ नंबर 5 में घोषणा ये की गई है कि प्रदेश के राजकीय विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्मिक लेने की जो प्रथा है उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए हम कार्मिक विभाग के अधीन नई सरकारी संस्था बनाने की घोषणा करते हैं। तो इसके अंदर ये नहीं लिखा है कि कोई एमयूवी के को लेंगे कि कोई सीयूवी को लेंगे या किसी और को लेंगे। मोटी मोटी लैंग्वेज समझा करो, उसकी परिभाषा समझा करो। उन्होंने कहा है हर राजकीय विभाग से, अर्ध राजकीय हो, राजकीय हो, बोर्ड निगम कुछ भी हो, वहां से हम प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए सरकारी संस्था के माध्यम से लेंगे। अब वो मोटी बात हो गई, उसमें ये सब चीजें आ गई। अब प्लेसमेंट एजेंसी से जो लोग काम करते हैं वो सभी होंगे उसमें, वो गांव ढाणी में है कि किसी महानगर में, जयपुर के या किसी भी जगह, अगर वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सरकार के किसी विभाग में, तो वो इस संस्था के अंतर्गत लिए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मोटी मोटी परिभाषा समझ लो। राम राम मुकेश जैब जी। मुकेश जैब जी, विद्युत विभाग के लिए लेटर तो जारी हो चुका था, इसलिए हमको जरूरत नहीं लगी कि विद्युत विभाग को के लिए भी कोई खास तौर से बात की जाए। लेकिन एन वक्त पर विद्युत विभाग के हमारे भाइयों ने एन वक्त पर सुबह कह दिया कि नहीं, हमारे लेटर तो जारी हो गया लेकिन हमारी सूचनाएं अभी भी नहीं दी जा रही है, उसको मान नहीं रहे, लेटर को ही नहीं मान रहे, कह रहे ये नहीं जा पाएंगे। मतलब जो भी है, नकारात्मक मिली ऑर्डर होने के बावजूद भी। तो फिर हमने उसको विद्युत विभाग को भी लेटर हेड पे लिखा, उसको वहां भी उसकी मांग की। आपके जोधपुर जेबीवीएनएल जोधपुर से कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर थे, वो हटाए हुए हैं काफी संख्या के अंदर, तो उनके लिए भी बात की कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर जेबीवीएनएल के हटाए हुए हैं उनको लेकर के संज्ञान में इस समस्या को, और उनको वापस उनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो विद्युत विभाग के भी रही बात हुई उस बारे में। फिर पत्र में 30 जून क्यों लिखा, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। 30 जून क्या लिखा है, 30 जून क्यों लिखा है, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। शुभम कुमार, कहां 30 जून लिखा है, मुझे बता दो। जिस हिसाब से भाई साहब कल जिस हिसाब से कल के पाटिल जी हंस के बात कर रहे थे, काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, मैं सरकार नहीं हूं, खुद सरकार खुद उनको भी पता नहीं होगा कि काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अभी सूचनाएं मंगवाई, सूचनाएं भेजने में कितनी देर की जा रही है, और अपर्याप्त अभी भी भेजी गई है। टोटलिंग ही मांगी थी, मान लो टोटलिंग भेजी भी जा रही है, मगर कोई जन आधार नंबर मांगे गए फॉर्मेट में पहले कॉलम के अंदर, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट जन आधार नंबर लेने की मेहनत कर नहीं रहे, वो तो इनको लापरवाही से लेते हैं इन सब चीजों को, और वो बिना जन आधार नंबर लिए उसको फॉर्मेट को सही तरीके से भर के भेज नहीं रहे, ये भी सत्य है। तो अब वो कैसे अधिकारी डंडा चलाएंगे और कैसे सही तरीके से सूचनाएं जल्द से जल्द जाएंगी। हमने इस मांग को सर्वोच्च जो जगह है हमारे प्रदेश की, मुख्यमंत्री निवास, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ, उनको हमने इस समस्या से अवगत कराया है अच्छे से, और जल्दी इस समस्या का समाधान निकलेगा। कितने समय में होगा ये तो मैं कहूंगा तो ठीक नहीं है सपने दिखाना, मैं सुनहरे सपने नहीं दिखाता, क्योंकि सपने टूटते हैं तो दुख और दर्द भी बहुत होता है, तो मैं सुनहरे सपने नहीं दिखाता। मैं फिर आपको बता रहा हूं, सही दिशा में अच्छे से मेहनत करके और ईमानदारी से काम करके करना हमारा उद्देश्य है। हम उसमें मुझे नहीं लगता कहीं कमी छोड़ रहे हैं। संगठन के माध्यम से सभी पदाधिकारी हमारे सब कर रहे हैं मेहनत, वो सही दिशा में और मेहनत से हो जाए, उसके बाद परिणाम मुझे लगता है अच्छे ही आएंगे। कितने समय में होगा, हम जितनी जल्दी करवा सकते हैं, मांग रख सकते हैं मजबूती से, उतनी हम मांग रखते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। फिर आप सब देखना कितनी जल्दी होता है, वो आप देखना, मैं तो क्या क्या बताऊं कितनी जल्दी भाई साहब एक चीज मेरी इन लोगों को और बता दीजिए आप लोग। एक मिनट, 30 जून को अनुमोदन होने की लिखा है, जो आपका वायरल पत्र है उसमें 30 जून को अनुमोदन होने का किसने लिखा है? इलियास भाई, क्या है ये मामला? 30 जून को मुझे तो नहीं पता है 30 जून का भैया, किसी पहले ने इसमें 30 मई का था कि 30 मई को कैबिनेट की बैठक होनी थी, ठीक है ना, लेकिन 30 मई को हो सकता है वो स्थगित करके, और जो के पाठक जी ने हम लोगों को कहा था वही बात कह रहे हैं, हम अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहे हैं, यही चीज है। तो ये शुभम कुमार जी आप समझो। तो शुभम कुमार जी, आप इतना कोई खास नहीं हो कि आप ये सवाल बार बार पूछो। भाई साहब, ना आपने हमको वोट दे करके कोई जिताया है, कोई बड़ा यूनियन का संगठन का मुखिया बनाया, ना कोई आप हमें कोई सैलरी देते हो, जो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
कभी कभी कुछ चीजें मुझे तो पता नहीं है क्या कब का कह रहे हो, कोई बाकी कोई इतनी कोई जरूरी नहीं है, लिख दिया होगा कोई बात नहीं, लिख दिया होगा, अब आपको जो समझा रहे हैं वो समझ लो। देखो हम निशुल्क सेवा दे रहे हैं, इस संगठन को बना करके निशुल्क सेवा दे रहे हैं ना, हमने कोई वोट मांगे आपसे कि वोट दे के हमें जिताओ, हम ये संगठन बनाएंगे और उसके बाद कोई इसके लिए आपके लिए मेहनत करेंगे, ना हमने कोई वोट मांगे हैं, ना हम आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ये सब निशुल्क सेवा है। कर्मचारी इतने कभी झंडा उठा लिया था कि हम ये काम कराएंगे, ये शोषण, सारे शोषित वर्ग है, सारे शोषित कर्मचारी हैं, तो वो एक ठान ली थी, तो अब हार मानने का मन नहीं करता है, इसलिए लगे हुए और लगे जाए, करे जा रहे। बाकी ऐसी कोई पाबंदी हमारे पे बाउंडेशन नहीं है कि हमें ये करके ही देना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा निशुल्क सेवाएं हमारी आप सबके हित के अंदर, आपकी आपको सहयोग करना चाहिए, खड़े हो आकर के, सिर्फ यहाँ सवाल पूछो, एक ही सवाल को 20 बार पूछे जाओ तो उससे कुछ नहीं होगा। भाई साहब, कुछ अब एक मेरा वो सवाल, एक मिनट इलियास भाई, इस बारे में कुछ शंका हो शुभम कुमार जी, तो इलियास भाई को पर्सनल मैसेज कर लेना, मुझे कर लेना। अभी तो सब लोगों को क्या डिस्टर्ब करेंगे कि आपके एक ही सवाल का जवाब दे, जो पर्सनल फोन कर लेना, रात दिन यही धंधा है आजकल, 3 दिन से लगातार यही कॉल आते हैं, यही मैसेज आते हैं, सबका जवाब देते रहते हैं, दिन रात यही धंधा है अभी फिलहाल हमारा। तो आप पर्सनल कॉल कर लेना, समझा देंगे हम आपको कि कौन सा 30 जून है। सरकार क्या चाहती है? हाँ भाई साहब, मेरा वो सवाल कि सरकार ने सही अब की बार पकड़ा है कि महासंघ बनाए तो ठेका कर्मियों के हितों के लिए बनाए। ये बात सहमत आप सरकार के खुद से सुनी होगी कि सरकार ने हमारे प्रति क्या सोच रखा है। देखो परिणाम आपको दिख रहे हैं कि पिछली सरकार के अंदर भी बजट में घोषणा हुई, कभी पिछले 20 सालों के इतिहास में ठेका प्रथा चलते प्रदेश में 20 साल हो गए होंगे, 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की और 10 बार मंच से बोला हो कि मैंने इनके शोषित वर्ग के उद्धार के लिए ये संस्था बना रहा हूं और आपके हितों के लिए, और आपका शोषण बंद होगा। तब भी सरकार में हुई, सरकार चेंज हुई, उसके बाद लगा कहीं ऐसा ना हो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, हम एक्टिव रहे, आप ही सबके हितों के लिए एक्टिव रहे, और दोबारा भी ये आप ऊपर वाले की मेहरबानी से और आप सबके सहयोग से इसको दोबारा बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई, और उसके बाद में बजट घोषणा की गई, उसके बाद अब सूचनाएं भी मांगी है, बाउंड भी किया है, आगे अभी और देखना बाकी है कितना काम होता है। तो जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम मुझे लग रहा है मिल रहे हैं, उसके काम के परिणाम मुझे मिल रहे हैं, मुझे क्या मिल रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको, और जिस संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है और जिस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। संघर्ष अभी बहुत बाकी है, इसमें ये काम इतने आसान नहीं है, अभी कई स्तरों से कई परेशानियों से बहुत संघर्ष से अभी हमको गुजरना पड़ेगा। आप सब लोग धैर्य रखें, ये सूचनाओं से संबंधित जो काम है इसके अंदर अगर आप कुछ कर सकते हो तो एक काम ये करो कि ये होने को तो ये काम, ये जो सब गोपनीय होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, ये इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको समझाएं बताएं वो अधिकारी, लेकिन फिर भी आप अपनी नजर रखो कि कौन सा लेटर आपके विभाग में आ रहा है, क्या सूचनाएं आपकी जा रही हैं, इस पर आप नजर बनाए रखो। ये आपका हक है कि आपका काम में कहीं कोई कोताही ना बरते, आपका काम सही समय पे किया जाए, और फिर वो जब नहीं हो और आपको लगे कि नहीं ये काम में कोताही बरती जा रही है, लापरवाही है, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हमें बताओ, खुद भी एक्टिव रहो, आओ यहाँ अपने जिले के अंदर, अपने विभाग के अंदर आप अपनी मांग रखो, वहां भी रखो, कोई जयपुरी नहीं है, हर जिले, अभी राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां सब जगह अपनी जहां जहां मांग रख सकते हो वहां रखो, ताकि हमको हमारी मांग को मजबूती मिले। और फिर उच्च स्तर पर जब आपको लगे कि नहीं हम बात नहीं बन रही है, तो उच्च स्तर पर आप आओ, अपने अपने विभाग से इकट्ठे होकर के हम चलेंगे आपके साथ, और मजे आएंगे जब आप इकट्ठे होकर कहोगे चल हम चलो, हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलेंगे। 108 104 का भला करवा देना, हम आपके साथ हैं। एक ये कौन है, धन्ना मीणा जी, देखो 108 104 का भला सभी का भला होगा, मैं कह रहा हूं आपको, मोटी मोटी परिभाषा समझ लो। हमने कोशिश की, मैं तो चिकित्सा विभाग का कर्मचारी हूँ, चिकित्सा विभाग के ही यूनियन के लिए मैं काम भी करता था, जब आंदोलन धरने किए तब भी चिकित्सा विभाग की तरफ से करता था, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं जब लेटर लिखता था तो उस लेटर के अंदर राजस्थान समस्त प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का लिखता था, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए ये शोषण बंद किया जाए और ये इस तरीके से ठेका प्रथा बंद किया जाए। तो मैं चिकित्सा विभाग के लेटर पे भी मैं प्रदेश के समस्त विभागों का लिखता था, ऐसे ही अपनी मर्जी से ही बस
ऐसा लगता था लिखो तो मैं लिखता था, पर वो चीज लोगों के नजर में आई, लोग साथ चल जुड़े कुछ, और फिर उन्होंने कहा भी कि हमारी भी मांग रखो, तो यूं करते करते वो सभी साथ आ गए, और कहीं से मांग उठी कि सब एकजुट होकर करते हैं, तो एकजुट होकर के मीटिंग भी करी और हम सबने मिल करके महासंघ भी बनाया। तो यूं करके, मैं तो चिकित्सा विभाग का था तब भी सबकी सोचता था, अब आज 108 104 है, महासंघ बन चुका है, आपके खुद के साथी वीरेंद्र सिंह जी जैसे हैं, या मकसूद भाई हैं, या मुकेश जी हैं, ये सब साथ हैं आज, ये भी मांग मजबूती से आपकी उठाते हैं। अब कभी ये बिजी होते हैं तो ये हमें समझा देते हैं, हमें समझा देते हैं कि आप जाओ, आज हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ चल लेंगे। तो वो सब हम आपस में कांटेक्ट में, संपर्क में रहते हैं, और सभी का ही भला होगा, 108 104 सभी का ही। रोडवेज वालों के लिए कोई आश्वासन है क्या सर जी? रोडवेज वालों को मैंने 2 दिन लगातार मैसेज डाले हैं कि भाई किसी के कोई सूचना नहीं पहुंची है, नहीं भेजी है, तो अपना समस्या बता दो, तो हम जाएंगे, तो सभी की बात करेंगे। राजस्थान रोडवेज वाले एक्टिव बहुत कम रहते हैं, शायद भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, तो वो उनको अपनी व्यथा बताते होंगे, तो शायद उनको बताई होगी। बाकी हमें किसी राजस्थान रोडवेज वाले ने कोई संपर्क नहीं किया, ना हमारे कोई व्यथा बताई है। बाकी उसके बावजूद भी हमारे लेटर उनके जुड़े होने के वजह से नाम भी लेटर हेड पे है, और आपकी समस्या भी बकायदा लेटर हेड पे बकायदा जारी। तो दोस्तों, कल जो बात हुई थी वो सारी चीजें आपके सामने आ चुकी, को एकदम खुलासा कर दिया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर भागादौड़ी की, कहाँ पर नहीं की, सब चीजें हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अब बात यही है कि और कितनी भागादौड़ी है, कब तक हमारा क्या काम होगा, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो अब जैसे जैसे सरकार चाह रही है वैसे वैसे काम हो रहा है, और जो हमारा काम है वो हम लोग कर रहे हैं। बस आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, और हमेशा एकता बनाए रखो, एकता में ही शक्ति है। और आज जो महासंघ बना है, महासंघ के लेटर हेड के कारण या महासंघ के कारण ही, ठीक है ना, महासंघ के नाम से ही ना ही कोई वहां जहीर अहमद को जानते हैं, ना ही कोई वहां इलियास मोहम्मद को जानते हैं, ना ही वीरेंद्र सिंह को जानते हैं, वहां पर किसी को नहीं जानते, केवल महासंघ के नाम को जानते हैं। और महासंघ को मजबूत करना आपका काम है। आप हर एक ठेकाकर्मी ये मान ले कि मुझे 5 या 10 ठेकाकर्मियों को और जोड़ना है और महासंघ में शामिल करना है, तो आज हमारी तादाद जो लाखों में है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, 2-3 लाख की हो जाएगी। तो जब भी हम कोई छोटा मोटा आंदोलन करें, धरना करें और करें, तो आपने 4 दिन पहले भी देखा होगा कि जो हनुमान जी बेनीवाल है उनके दिल्ली में कितने लोग आए, बल्कि उनसे ज्यादा तो हमारे पास है, 2-2.5 लाख कर्मचारी है, 2-2.5 लाख कर्मचारी है। तो सरकार खुद हमारे पास में उठकर चली आएगी और कहेगी कि भाई आपका जो काम है वो हो जाएगा। और मैं मानता हूं, और जब हम लोग मिले हैं, के पाठक जी जो जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे थे, जिस हिसाब से बात कर रहे थे, उनसे लग रहा था कि भाई अब की बार हमारी जो रेल लाइन चल रही है वो बिल्कुल पटरी पर चल रही है हमारी लेन। क्या भाई सही है या गलत है? नहीं, सही है। मैंने पहले भी कहा है कि श्रीमान के पाठक साहब बहुत अच्छे स्वभाव के प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैंने पहले भी उनकी तारीफ की है मैसेज के माध्यम से, फिर आज भी फिर कह रहा हूँ कि के पाठक सर स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी है। मुख्यमंत्री निवास पे मनोज कुमार शर्मा जी, विकास राजपुरोहित जी, सब स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान है। हमारी मांगों और समस्याओं पर पूरा ध्यान देते हैं, पूरा रिकॉर्ड चलता है कि कौन संगठन से कौन लोग आ रहे हैं और उनकी क्या समस्या है। मैंने पहले बताया, जोधपुर, सीकर, जहां भी आप लेटर देते हैं बकायदा वो वहाँ रिकॉर्ड में चलता है कि इन लोगों के क्या समस्याएं मांगे हैं। कल भी रिकॉर्ड में चढ़ा है, आईसीटी कंप्यूटर निदेशक का भी रिकॉर्ड में चढ़ा है। जो साथी हमारे साथ गए हैं उनसे पूछना, आपके जो विभाग से गए हैं उनसे पूछना कैसा उनका हमारे प्रति कैसे वार्ता रही, क्या रहा उनका, कैसा जवाब मिले। तो सब अच्छा बहुत रहा है, और अभी ठीक चल रहा है। और आगे आगे जो समस्याएं आएंगी, आप सब सहयोग करोगे तो समस्याओं का भी निस्तारण होगा, सभी का सब कुछ होगा। सरकार ने बजट घोषणा की है, तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलवाने के लिए हम पूरी जी जान लगाएंगे। और जब सरकार की खुद की बजट घोषणा है, सरकार की मंशा है करने की, तो सरकार करेगी, क्यों रोकेगी उसको। और अभी इरफान शेख जी मिड डे मील से और कह रहे थे कि मिड डे मील का, देखो मैंने लेटर आपको हर ग्रुप में पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे हैं तो आप जुड़ जाओ, हमारे ग्रुपों में से जुड़ जाओ। ये लाइव आने की वजह भी यही है कि आप हर कर्मचारी मैसेज से पूछे या कॉल करके पूछे
ये लाइव आने का मुझे सबसे अच्छा साधन यही लगता है कि आप इसको देख लो, जरूरी नहीं है लाइव अभी जुड़ करके देखो, हमारी कोई शर्त नहीं है कि लाइव ही जुड़ के देखो, आप इसको बाद में देख लेना, सुन लेना कि क्या क्या बातें हुई हैं, लाइव सुन लेना इसको, और लाइव क्या बाद में वीडियो देख लेना, जो ताकि समझ में आ जाए। बाकी मिड डे मील हो चाहे दूसरे विभाग हो, सभी के लिए मांग की गई है, सभी को इसमें लिया जाएगा। पंचायती राज सुरक्षा गार्ड को हमने पूरा अच्छे से बात रखी है, सबकी सब कुछ बात रखी है। एक भाई पूछ रहे थे कि एक्सपीरियंस लेटर कैसे बनवाएं जब ठेकेदार नहीं बना के देते हैं, कंपनी नहीं बना के देती है। आजकल एक्सपीरियंस लेटर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये सत्य है। किसी हाल में प्रशासन और ठेकेदार तो ठेका फर्में, प्लेसमेंट एजेंसियां ये वो बनाकर नहीं देती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर नहीं देती हैं। बड़ी मुश्किलों से कोई बनवा पाता है, अप्रोच से तो बनवा पाता है, लेकिन इसका एक साधन है। आप पिछले उदाहरण देखोगे तो समझ में आएगा। अभी फार्मासिस्ट भर्ती निकली थी नियमित की, जो पिछले 1-2 साल में पिछली फार्मासिस्ट भर्ती नियमित की निकली थी। ये फार्मासिस्ट भाई हमारी भी बगलों में अस्पताल में बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम करते थे, और इनकी नियमित भर्ती निकली तो इन्हें सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी, ताकि बोनस अंक लें और उसके अंदर उसका फायदा उठा सके। अब जब सर्टिफिकेट बनाने की बारी आई तो प्लेसमेंट एजेंसी को तो अटकाना था। आज हम प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण के खिलाफ होकर के क्यों सड़कों पर उतरते हैं, क्यों इसका विरोध करते हैं, उसका ये भी एक उदाहरण है कि जब बेचारों को बरसों मेहनत करने के बाद और फार्मासिस्ट भाइयों को नौकरी करने के बाद प्लेसमेंट से जब मौके पर भर्ती के लिए, बोनस अंक के लिए एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिले तो परेशान होना उनका वाजिब था। बहुत परेशान हुए, मेरे को भी कहा था उन्होंने, और कोशिश भी की गई, सब कुछ हुआ। अंत में उनका क्या निकला कि जब उनको भर्ती के लिए रातों रात एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत पड़ी तो उनको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको एक्सपीरियंस लेटर जारी करने के लिए आदेश दिया। फैसला फार्मासिस्ट भाइयों के पक्ष में आया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए कि इनके जो एक्सपीरियंस लेटर जिनके जो है उनको जारी किए जाए, इनको एक्सपीरियंस लेटर मिले और वो एक्सपीरियंस लेटर लगे, और जिनको इसका फायदा उठाना था उन्होंने उनका फायदा उठाया। और आज जैसे तैसे भी धरने दे करके या जैसे भी आज शायद फार्मासिस्ट भाइयों ने ज्वाइनिंग ले ली है। आज की तारीख में ज्वाइनिंग लगभग सभी ले चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए ये एक आखिरी साधन है कि माननीय उच्च न्याय अपने देश के प्रदेश की न्याय प्रक्रिया जो है उसमें विश्वास रखें। जब हम अपील करेंगे तो फैसला हमारी पक्ष में आएगा और सारे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब बन जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी हो तो जो पीएफ का आपका रिकॉर्ड है, जब से आप आज तक नौकरी कर रहे हैं, जब से ज्वाइन किया है, एनजीओ सामने हो क्या सर? एनजीओ शामिल हो क्या सर? शामिल हो क्या? एनजीओ शामिल हो क्या सर? अब स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो फिर नियमित होने की बात क्यों करोगे यार? स्पेलिंग तो सही लिखो मेरे भाई, एमएसडी ऑफिशियल साहब। अब इस स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे, हमें ही समझ में नहीं आएगी। इनका कहने का मतलब है कि एनजीओ वाले इसमें शामिल है या नहीं है, इनका कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब तो इनका ये है, अगर ये सरकारों को समझाए क्या है। अब जब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपका सरकार को और अधिकारियों के समझ में आएगा। स्पेलिंग तो सही लिखो मेरे भाई, हम क्या नियमित करो और स्पेलिंग सही नहीं है तो क्या नियमित करो। तो ये एक्सपीरियंस लेटर आपके होने जरूरी नहीं है। जब से आपने ज्वाइनिंग ली थी तब से आज तक में आपका पीएफ का जो रिकॉर्ड चल रहा है, ईएसआई का जो मेडिकल का रिकॉर्ड चल रहा है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर खाते में जो सैलरी आ रही है डायरेक्ट खाते के अंदर आ रही है 3, और कोई अपने ऑफिशियल लेटर है जिनमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आपका नाम है और आपकी ड्यूटी से संबंधित कोई साइन मोर हुए में ऐसे लेटर है, और जो आपके आईडी कार्ड वगैरह, ये सब चीजें आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। और एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी होगा सर्टिफिकेट तो भी पीएफ और ईएसआई के और आपकी बैंक सैलरी के आधार पे आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। ये सूचनाएं मंगवाना तो एक शुरू का फर्स्ट स्टेज है, ये सिर्फ छोटी सी बात है। आगे कई स्तरों पर आपके डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे, आपको वेरीफाई भी किया जाएगा। ये आप एक और सवाल का जवाब दे दो इम्पोर्टेंट नजरिए से जो मुझे समझ में आता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं सारी बातें ही सही कहूँ, मैं मेरे दृष्टिकोण में जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी भविष्य में जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं, संघर्ष करेंगे। जो ये फॉर्मेट में भेजा जा रहा है कि वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनकी सूचना दें, तो हमारे साथी भाई जो समझदार है वो समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान में सूचना मांग रहे हैं तो पिछला एक्सपीरियंस कहाँ गया, पिछला एक्सपीरियंस का नील होगा। तो वो उसकी देखो, ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अभी टोटलिंग मांगी है
कि टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और वर्तमान मांगा है। अभी ये कई स्तरों में, कई फॉर्मेट चेंज होकर के कई स्तरों में कई बार सूचना मांगी जाएगी। अंत में जो आप खुद हाथ में डॉक्यूमेंट अपने लेके जाओगे और खुद वेरीफाई कराओगे, वहां आप अपना एक्सपीरियंस लेटर भी दोगे और आप अपना पीएफ ईएसआई का ब्यौरा भी दोगे कि साहब हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वहां आप वेरीफाई होगे तो वो गिनती में आएगा, वो रिकॉर्ड में आएगा कि इतने 10 साल से आप काम कर रहे हो, 15 साल से कर रहे हो। और फिर उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटी देने वाली है कि 3 साल वाले को इतनी फैसिलिटी देनी है, 6 को इतनी, 9 को इतनी, और 20 वाले साल वाले काम कर रहे हैं उनको इतनी, तो वो जो वर्ग कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में आप अपने डॉक्यूमेंट पेश करोगे और वो वेरीफाई होंगे, तब आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ये इतने एक्सपीरियंस वाले हैं। और वो कैसे आएगा? पीएफ ईएसआई या बैंक सैलरी के हिसाब से। तो अभी जो फॉर्मेट में सूचना जा रही है वो चले जाने दो, ये शुरू की फॉर्मेलिटी है, ये पहली स्टेज है इस सरकार की। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आएंगे जब उसमें आपके पूरे कार्यकाल जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी पूरी गणना कर ली जाएगी। उसमें आप जब खुद अपने कागज पेश करोगे वहां जाकर के मेरा पीएफ का रिकॉर्ड है, तो 10 साल का पीएफ का है तो 10 साल की गणना हो जाएगी। और 10 साल के आपकी गणना के आधार पे अगर वो कोई सुविधा दे रहे हैं तो जो सुविधा दे देंगे आपको। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में लेटर नहीं आया। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, कई सारे विभाग ऐसे हैं, कोई 108 104 वाले भी ऐसे हैं, मैं बता दूं, कल उन्होंने कहा है कि 108 104 के लिए स्पेशल 108 104 नाम लिख के नहीं आएगा। ये जिस एनएचएम के अंदर या जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उसका पूरे का कंबाइंड एक ही लेटर जारी होगा, जिसमें अगर 108 104 आते हैं तो वो भी होंगे, और जो दूसरे नर्सेज या जो भी इसके अंदर 108 104 के अलावा और जो भी कैडर और जो भी पद के कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो सभी उस एक लेटर के अंदर आएंगे। खासतौर से जरूरी नहीं है कि 108 104 का ही जारी हो लेटर। एनएचएम या नेशनल हेल्थ मिशन का अगर है तो वो एक ही लेटर पूरा का भेजा जाएगा और पूरे उसके अंदर इंक्लूड माने जाएंगे, सभी सम्मिलित माने जाएंगे उसके अंदर। अभी नर्सेज है, सीएससी पीएससी पे काम करते हैं, जिला अस्पताल में काम करते हैं, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधीन लेटर जारी हुआ उसमें आ जाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज में करते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग का लेटर जारी हुआ उसमें मेडिकल कॉलेज वाले में आ जाएंगे। एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को लेटर जाएगा, उसमें उससे अटैच्ड जो भी हॉस्पिटल है, 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, वो सब प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी है कि उनकी सूचनाएं मंगवा करके ठेका फर्मों से और अपने चिकित्सा शिक्षा सचिव को भेजें, और वो चिकित्सा शिक्षा सचिव कार्मिक विभाग को भेजेंगे। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती भी जाएगी। जरूरी नहीं है हर एक छोटी सी सीएससी के ऊपर भी आपका आएगा, लेकिन वो फिर आपका सीएमएचओ या पीएमओ के जरिए आएगा, वो सीधा कार्मिक विभाग से नहीं आएगा, ये चेन वाइज कड़ी वाइज आएगा। तो एक बार मैं आप सबको बता दूं कि ये वो जो बार बार लिख रहे हैं कि भाई नगर निगम वाले, विद्युत वाले, एम्बुलेंस 108 वाले टोटल, तो आपको बता दूं 81 विभाग, 81 विभाग के पास में कार्मिक विभाग द्वारा लेटर भेज दिए गए हैं। 81 विभागों को लेटर भेज दिए गए हैं, वहां से सेंड कर दिए गए हैं। बस आपके पास पहुंचने में जो बीच का टाइम है वही लगना है, और आपके पास जरूर आपसे सूचनाएं मांगी जाएगी और सूचनाएं सही प्रकार के भरकर भिजवाएं। ये हो रहे विद्युत विभाग का सीएमडी मैडम ने लेटर रोक लिया है सर। किसी के रोकने से कुछ नहीं होता है, कि मंशा हो कार्य करने की तो कोई भी लेटर को रोक नहीं पाएगा। कोई बहाने से शब्दों के हेर फेर पे कि किसी को संविदा लिख के भेज दिया और वो कहेंगे आप तो प्लेसमेंट एजेंसी वाले हो, संविदा वालों के मांगिए सूचना, हमारे यहाँ संविदा वाले हैं नहीं। तो यहाँ हम इस प्रक्रिया से गुजरे, मैंने खुद ने देखा है, ये शब्दों के हेर फेर पे वो रोकने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि वो ज्यादा विद्वान है, उनको लगता है कि संविदा वालों की मांगी प्लेसमेंट वाले हैं, इनकी तो भेजनी नहीं अपनों को, तो कोई बात नहीं है, वहां से संविदा हटवा करके प्लेसमेंट एजेंसी लिखवा देंगे। हमने पिछली बार भी किया था ऐसा। प्रशासनिक सुधार विभाग से जब हमारे चिकित्सा के लिए सूचनाएं मंगवाने का लेटर जारी हुआ तो उन्होंने संविदा लिख करके भेज दिया कि संविदा कार्मिकों की सूचनाएं भेजे। अब ठेका फर्मों को और प्रशासन को तो बहाना चाहिए होता है कि आप तो संविदा वाले हो ही नहीं, आप तो प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक हो, तो हम फिर जीरो भेजेंगे, तो वो जिन्होंने जीरो भेज दी कोई बात नहीं। हम जैसे कल गए ऐसे पिछली बार भी अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर के प्रशासनिक सुधार विभाग भेजे गए, और वहां पे उन्होंने संविदा को हटा करके उसको ठेका प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक लिख करके लेटर दोबारा जारी कर दिया एक ही दिन में। तो जब दोबारा जारी कर दिया तो फिर ये फंस गए। आप जब कल लेटर करेक्ट हो गया तो फिर भेजनी पड़ी। तो ऐसे जब ऐसी समस्याएं आएंगी तो सब उसका निस्तारण होता जाएगा। आप हमें बताते जाइए, हम आपकी समस्याएं जो है कार्मिक विभाग को और ऊपर सरकार के समक्ष रखते जाएंगे। जो जहां टकरा है उनको किन शब्दों में उनको विभागों को कंफ्यूजिंग है कि ये कंफ्यूज है वर्ड, इसकी सूचनाएं कैसे भेजें, हमें बताइए, हम आगे बात करेंगे और उनको सुधरवाएंगे, करेक्शन करवाएंगे उसके अंदर।
शिक्षा विभाग 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ठीक है अशफाक भाई, सभी का ही है, सरकार ने घोषणा की है, तो उसमें किसी के विभाग के नाम से तो की नहीं है कि इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे। मोटे मोटे जो भी सरकारी और सरकारी बोर्ड निगम में काम कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, उन सभी को मर्ज करेंगे। पिछली सरकार का आदेश था 31 दिसंबर 2023 तक के लेने का, तो वो तो है ही, अभी 2025 भी आ चुका है। इस सरकार का इस बारे में फैसला लेना बाकी है। हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हो, सहयोग करो, हम आपकी मांग रखेंगे, तो हो सकेगा जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर मर्ज करवाएं, सभी लोगों को इसका लाभ मिले। लेकिन वास्तव में जो योग्य है, जिन्होंने इस शोषण को झेला है, वर्षों से इसके अंदर नौकरी करते आ रहे हैं, वो ही इसके अंदर पात्र हों और इसके अंदर शामिल हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एन वक्त पर जब भर्ती होने की बारी आए और ठेका फर्म में अपने ही आदमी घुसड़ने की कोशिश करें बैकडोर से, वो गलत है। अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उस मामले को फिर ऊपर तक लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम। जो हमारे साथी भाइयों ने संघर्ष किया है, शोषण को झेला है वर्षों से, वो ही इसके लिए योग्य हैं और अनुभवी हैं, वो ही इसमें जाएं, यही अच्छा है। क्यों इलियास भाई? अब सभी को एक मैसेज कर दूं, देखो आपने बार बार देखा होगा, जब भी हम जयपुर जाते हैं, चाहे सीएम आवास जाते हैं, चाहे सचिवालय जाते हैं, तो सबसे बड़ी हमारे अंदर जो कमी आती है, आप सबको देखने को आपने देखा होगा फोटो में, यानी जो विभाग के आपके लीडर हैं, जो आपकी बात आगे उठा रहे हैं, चाहे चिकित्सा से हो, चाहे 108 से हो, चाहे मैं पर्सनल नाम लेके क्या क्या बताऊं आपको, जितने भी हैं उन सब से आप अपने लीडर को कहो कि जब भी भाई जयपुर जाने की बात आए तो आप उनके साथ में जरूर जाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हो हम लोगों से। क्योंकि मैं मान लो मेरा डिपार्टमेंट है कृषि विपणन विभाग, तो मैं अपने कृषि विपणन विभाग के बारे में सब कुछ जानता हूं और वहां जाके सवाल जवाब कर सकता हूं। जाहिर भाई चिकित्सा विभाग से है तो चिकित्सा विभाग से सब कुछ जानते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अब विद्युत विभाग के बारे में तो आपके विद्युत का जो कोई कर्मचारी है या आपका जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ में रहेगा तो अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग देखते आए हो कि फोटो में वही 4 5 8 लोग रहते हैं, लेकिन हमारे साथ में जुड़े हुए 40 से 50 विभाग है। 40 से 50 विभाग के अलबत् एक एक आदमी आए ना, एक एक आपका जो अध्यक्ष है वही आए ना, तो 40-50 की भीड़ बहुत होती है। हाँ, आपकी हम आवाज बार बार उठा रहे हैं और भी उठाते आएंगे, किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। मान लो किसी के साथ में अन्याय होगा, कोई ठेकेदार अपने आदमी लगाएगा, कोई अधिकारी अपने आदमी लगाएगा, तो हम सबको एक होना पड़ेगा मजबूती के साथ में। मान लो आंदोलन भी करना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बार बार 2-3 दिन से हमें एक खबर मिल रही है, बहुत दुखद खबर है। इन 4-5 दिनों में या 10 दिनों की मान लो, कभी तो विद्युत विभाग से कोई हमारा साथी है जो शहीद हो रहा है, और अभी एम्बुलेंस 108 से भी हमारे जो साथी भाई हैं वो भी शहीद हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है। तो आप उनके लिए प्लीज भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, उनके घर वालों को हिम्मत और हौसला बढ़ाइए। और आपकी नौकरी से ज्यादा आपकी जान है। मैं आपको बता दूं, सभी विभागों के जो कर्मचारी मेरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ महासंघ से जुड़े हुए हैं, आप अपनी जान की कीमत एक 8,000 की नौकरी मत लगाइए, ठीक है ना। अपने हिसाब से काम करिए, और जान है तो जहान है। अपने घर वालों की तरफ देखिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको पूरा विश्वास हो जाए तभी ऐसी किसी चीज में हाथ डालें, वरना मत डालें। क्योंकि बार बार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके बाद में आपके परिवार का कोई धनी दोरी कुछ भी नहीं है। इसीलिए बस कहने के लिए वर्ड बहुत कुछ है। और जो हमारे भाई हमसे विदा हुए हैं, जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं और हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को शब्र जमील दें। और जो भी कुछ है, तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, संगठन का साथ दें, संगठन को मजबूत करें। आज हम सब लोग एक एक दो दो कर्मचारियों को जोड़ेंगे तो संगठन मजबूत होगा, क्योंकि संगठन मजबूत होने के कारण ही आज हमारी फाइलें जो तेज गति पकड़ी है
बार बार सूचनाएं मांग रहे हैं, बार बार रिमाइंडर मांग रहे हैं, ये सब कुछ चीजें, ठीक है ना। डीओआईटी विभाग से कल हमारी बात हुई थी और आपका लेटर तो पहुंच गया है, ठीक है ना। डीओआईटी एक दो दिनों में, नेक्स्ट वीक में, ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, उसमें सब विभागों के लेटर आ जाएंगे टोटल के, ठीक है ना। हम काफी विभागों में कल जाके आए हैं, एक एक कल आप मेरे फोन में देखोगे कि कितने कदम चले हैं या कितने किलोमीटर, तो मैं 10 किलोमीटर, हम मैं और जाहिर भाई पैदल घूम चुके हैं विभागों विभागों के चक्कर। 10 मिनट इनसे मिले, आधे घंटे उनसे मिले, 15 मिनट उनसे मिले, यानी सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, तब जब तक अधिकारी कर्मचारी घर नहीं रवाना हुए तब तक हम भागदौड़ी करते रहे। और आप अपने विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कहो कि भाई ये लोग भागादौड़ी कर रहे हैं, आप भी उनके बस साथ हो जाओ, हमें साथ की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपके अधिकार, जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो बात बतानी थी वो बात बता दी। इस लिंक को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को जोड़िए और उनको बताइए कि हकीकत में जो चीज है वो ये है, ठीक है ना। अपना ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपनी नौकरी का ध्यान रखे, और हर चीज से हमें बचकर चलना है, फूंक फूंक कर कदम रखना है। और अब जाने का टाइम हो गया, काफी देर हो गई है। और जाहिर भाई ने जो आज बिल्कुल एकदम ओपनली खुलासा कर दिया है, ओपनली खुलासा कर दिया, हर चीज हमें एकदम मान के बता दी, पेन और कॉपी लेके कि ये चीजें ये होने वाली है। और हमारे साथ में तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ देखेंगे। कई भाई हमारे जो हटेंगे उनके लिए भी लड़ेंगे, कई भाई हमारे नए आएंगे उनके लिए भी हम लड़ेंगे, कई भाइयों के कुछ प्रॉब्लम, यानी हमें एक होके रहना पड़ेगा। किसी की, आप एक की समस्या, हम सब की समस्या होनी चाहिए। हमारा एक ही नारा है, आप एक की समस्या सबकी समस्या, ठीक है ना। और समस्या से लड़कर भी हमें मजबूती मिलेगी। अब चलते हैं। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।